आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 20 अक्टूबर को। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ये तो मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, जबकि भारत में जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ये मनाया जाता है 29 जून को। यहाँ पर जो टर्म लिखा है सांख्यिकी, इससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जो सांख्यिकी है ये गणित की वह शाखा है जिसमें डेटा का कलेक्शन यानी कि संग्रहण किया जाता है, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उनके गुणों के आकलन का अध्ययन किया जाता है। यही है सांख्यिकी और इसी के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार जो अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डेटा वी कैन ट्रस्ट। तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। 15 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे यानी कि विश्व विद्यार्थी दिवस, और अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमन। इसके बाद 16 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड फूड डे यानी कि विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। हाल ही में कटी बिहू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो कटी बिहू, या इसे आप कह सकते हैं कंगाली बिहू फेस्टिवल, तो ये भी हाल ही में मनाया गया है असम राज्य में। तो ये एक तरह का फसल का त्योहार है और असम में यदि देखा जाए तो 3 तरह के बिहू के फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो किसी भी फेस्टिवल में यदि बिहू वर्ड लिखा हुआ है तो ये असम से ही रिलेटेड है। एक तो यही है कटी बिहू यानी कि कंगाली बिहू फेस्टिवल जो कि इसी टाइम मनाया जाता है। दूसरा है रोंगाली बिहू फेस्टिवल, और ये जो फेस्टिवल है ये मिड ऑफ अप्रैल यानी कि अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। फिर तीसरा है भोगली बिहू फेस्टिवल, और ये जो भोगली बिहू फेस्टिवल है ये जनवरी टाइम यानी कि वसंत ऋतु के टाइम में मनाया जाता है। तो ये तीनों ही बिहू ये रिलेटेड है असम से। अभी मनाया गया है कटी बिहू यानी कि कंगाली बिहू फेस्टिवल। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं असम की लोकेशन। असम की राजधानी तो ये है दिसपुर, मुख्यमंत्री ये है सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल तो ये है जगदीश मुखी। असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सिंह वाले गैंडे के लिए फेमस है, और ये भी चर्चे में इसलिए भी आया था क्योंकि असम में जब बाढ़ आई थी तो इस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के सैकड़ों जानवर मारे गए थे। और देखिए, असम में स्थित है गुवाहाटी। गुवाहाटी में कुछ समय पहले ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया था। इसके अलावा जो 65वां फिल्म फेयर अवार्ड रहा था ये भी आयोजित किया गया था असम के ही गुवाहाटी में। असम से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम है जिसका नाम है अरुंधति स्कीम, और इस स्कीम के अंतर्गत असम गवर्नमेंट गरीब परिवार की लड़कियों को उनकी शादी पर 1 तोला सोना दे रही है। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक ट्रांस फैट फ्री होने का टारगेट रखा है? तो भारत के द्वारा ये टारगेट रखा गया है 2022 तक, और इसकी घोषणा जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके द्वारा की गई है। मतलब कि 2022 तक भारत स्वयं को ट्रांस फैट फ्री बना लेगा, और ये जो टारगेट है ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट से 1 साल आगे है। 1 साल आगे है कहने का मतलब है कि WHO के द्वारा ट्रांस फैट फ्री होने का टारगेट रखा गया है 2023 तक। भारत इससे 1 साल आगे यानी कि भारत का टारगेट है 2022 तक ट्रांस फैट फ्री होने का। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है ट्रांस फैट। ये ट्रांस फैट होते क्या हैं? तो देखिए, जो ट्रांस फैट है ये कृत्रिम वसा का ही एक खराब रूप होता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब सवाल ये बनता है कि ये जो ट्रांस फैट है ये बनाए कैसे जाते हैं? तो देखिए, उद्योगों में वनस्पति तेल के आंशिक हाइड्रोजनीकरण करने से ये ट्रांस फैट बनाया जाता है, और इस हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में जो तरल वनस्पति तेल होता है इसका रिएक्शन करवाया जाता है हाइड्रोजन से, ताकि उस वनस्पति तेल को और भी ठोस बनाया जा सके। और ऐसा करने से होगा क्या? उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अब सेल्फ लाइफ बढ़ेगी इसका मतलब ये है कि उसका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है, तो ये स्वास्थ्य के लिए ऑब्वियसली हानिकारक ही होगा। तो यही है ट्रांस फैट। अच्छा, ये जो ट्रांस फैट है ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है केक में, कुकीज में, घी में, मक्खन में, आलू चिप्स और पॉपकॉर्न में। इन सभी में ट्रांस फैट की मात्रा पाई जाती है। अब इसके बारे में यदि मैं आप लोगों को और बताऊं तो जो ट्रांस फैट है इसका हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है? इसके प्रयोग से सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि मोटापा बढ़ जाता है,
डायबिटीज यानी कि मधुमेह की समस्या, इसके अलावा हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। और जो ट्रांस फैट है ये काफ़ी घातक है, इसके बारे में 1990 में ही पता चल गया था। और जो डेनमार्क कंट्री है, आप सभी जानते हैं ये एक यूरोपीय कंट्री है। तो जो डेनमार्क है ये दुनिया का ऐसा पहला देश बना था जिसने ट्रांस फैट को फूड सप्लीमेंट से पूरी तरह से रिमूव कर दिया था। कब किया था? 2004 में। इसके बाद और भी कई यूरोपीय कंट्री, मतलब कि जहाँ के लोग अपने हेल्थ और फिटनेस के प्रति अवेयर रहते हैं, वहाँ पर भी ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए कदम उठाए गए। तो यही है पूरा ट्रांस फैट का मैटर, जो कि भारत के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। और इसके लिए भारत ने ट्रांस फैट फ्री होने की घोषणा की है 2022 तक, मतलब कि भारत के द्वारा ये टारगेट रखा गया है 2022 तक का, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये टारगेट रखा गया है 2023 तक। अब यहाँ से आप लोगों ने दो टारगेट और याद रखने हैं। पहला तो है 2024। तो जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय है, इसके द्वारा जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2024 तक, मतलब कि टारगेट है कि वर्ष 2024 तक सभी घरों में जल की आपूर्ति की जा सके, मतलब कि पाइप के थ्रू हर घर को जल का कनेक्शन प्रोवाइड कराया जा सके। जबकि 2025 से आप लोगों ने ये याद रखना है कि भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके लिए एक कैंपेन भी चलाया जा रहा है, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली बार हींग की खेती की जाएगी? तो ये पहली बार खेती की जाएगी अपने देश भारत में। तो देखिए, अभी तक क्या होता था कि जो अपना देश भारत है ये हींग को दूसरे देशों से मंगवाता था, मतलब कि हींग का आयात दूसरे देशों से करता था। लेकिन अब पहली बार इसकी खेती अपने देश में ही होनी है। कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में। हिमाचल प्रदेश के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं हींग के बारे में। हींग एक ऐसा पौधा है, तो ये है 12 मासी पौधा। 12 मासी पौधा कहने का मतलब है कि 12 महीना इसकी खेती की जा सकती है और इसे ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगाया जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हींग का वैज्ञानिक नाम ये है फेरुला असाफेटिडा। तो इसका नाम भी आप याद रख सकते हैं। तो हम जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, जहां इसकी खेती की जानी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री तो ये हैं जयराम ठाकुर। राज्यपाल ये हैं बंडारू दत्तात्रेय। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश है ये 100% एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश ही है। अब यहाँ बात की जा रही है खेती की, तो कहीं ना कहीं आप अदर कंट्रीज को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि जो लेबनान है। लेबनान इसने कुछ समय पहले ही भांग की खेती को वैध किया है और भांग की खेती को वैध करने वाला ये पहला अरब देश बन गया है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था अर्जेंटीना के बारे में। देखिए, जो अर्जेंटीना है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बना है। हाल ही में डेनमार्क ओपन का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, जो डेनमार्क ओपन अभी संपन्न हुआ है इसमें मेल कैटेगरी में ये विनर रहे हैं एंडर एंटोनसेन, जो कि बिलोंग करते हैं डेनमार्क से, और इन्होंने फाइनल में हराया है डेनमार्क के ही रेस्मस जेमके को। जबकि फीमेल कैटेगरी में ये विनर रही हैं जापान की नोजोमी ओकुहारा, और इन्होंने फाइनल में हराया है स्पेन की कैरोलिना मारिन को। तो मेल कैटेगरी में विनर रहे हैं एंडर्स एंटोनसेन, फीमेल कैटेगरी में विनर रही हैं नोजोमी ओकुहारा। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं डेनमार्क की लोकेशन, ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी रिवर ये है वोल्गा रिवर। इसके अलावा यूरोप महाद्वीप इसे प्रायद्वीप का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं डेनमार्क की, तो इसे आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। ये है डेनमार्क की लोकेशन। इसकी कैपिटल तो ये है कोपेनहेगन, करेंसी तो ये है डेनिश क्रोन। इसके अलावा एक इंडेक्स आप रिलेट कर सकते हैं। कुछ समय पहले ही डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें कि जो डेनमार्क है ये रहा था टॉप पर। इंडिया की रैंकिंग थी 57। और हाल ही में जो सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया इसमें भी टॉप पर रहा था डेनमार्क। इंडिया की रैंकिंग रही थी 76। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत, अमेरिका और जापान के साथ कौन सा देश मालाबार एक्सरसाइज में हिस्सा लेगा? तो देखिए, जो मालाबार एक्सरसाइज है ये तो भारत, अमेरिका और जापान की नेवी के बीच होती है, आप सभी जानते हैं।
लेकिन अभी हाल ही में ये जो एक्सरसाइज आयोजित होने वाली है नवंबर में, इसमें अब ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करेगा। अब देखिए यहाँ जो 4 कंट्रीज लिखी हैं, भारत, अमेरिका, जापान, अभी जो चौथी है ऑस्ट्रेलिया, इन्हें ही तो कहा जाता है क्वाड कंट्रीज। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन। ऑस्ट्रेलिया के पास ये जो आप छोटे छोटे द्वीप देख रहे हैं, ये सभी मिलकर कहलाते हैं ऑसिनेशिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल तो ये है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर तो ये है स्कॉट मॉरिसन। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है ऑसिनडेक्स एक्सरसाइज। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के नीचे ये जो आप देख रहे हैं तस्मानिया, इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बॉस स्ट्रेट। इसके अलावा आप लोगों ने कलगुरली और कुलगाड़ी का नाम जरूर सुना होगा। कलगुरली और कुलगाड़ी जो कि विश्व प्रसिद्ध सोने की खदानें हैं और ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही। देखिए जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। द्वीपीय महाद्वीप ये तो कहलाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यदि आपसे पूछा जाए प्रायद्वीप का प्रायद्वीप, तो ये कहलाता है यूरोप महाद्वीप, क्योंकि ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन और यहाँ है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से ही रिलेटेड आप और क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है ये है ट्रांस कॉन्टिनेंटल, या इसे आप कह सकते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, जो कि है पर्थ से लेकर के मेलबर्न तक। आप देख सकते हैं ये है पर्थ, यहाँ से लेकर के ये है मेलबर्न तक, और यही है ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग। नेक्स्ट है, हाल ही में अपनी राष्ट्रीय आइडेंटिटी योजना के तहत फेस स्कैन कर चेहरे का सत्यापन करने वाला विश्व का पहला देश ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया सिंगापुर। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अभी है क्या? तो देखिए कभी भी जब आप सिम लेने गए होंगे तब आप लोगों ने अपना थंब इम्प्रेशन जरूर दिया होगा आइडेंटिटी के लिए। वैसे ही आधार कार्ड में हमारे रेटिना और थंब इम्प्रेशन का यूज किया गया था। सेम उसी तरह से जो सिंगापुर है, सिंगापुर में भी इसी तरह लोगों की यूनिक आइडेंटिटी फाइल डिफाइन की जाएगी और उनके फेस के थ्रू उनकी आइडेंटिटी डिफाइन की जानी है, और ऐसा करने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया है। आप मैप में देख सकते हैं सिंगापुर की लोकेशन, जैसे कि ये तो है अपना देश भारत, ये है श्रीलंका। सिंगापुर की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है डॉलर। हाल ही में यहाँ के दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं ली सियोन लूंग। आप और क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए कुछ समय पहले ही जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया गया था, इसमें जो सिंगापुर है ये रहा था टॉप पर, जबकि इंडिया की रैंकिंग थी 43। अब यहाँ बात की जा रही है भारत के पहले देश की, सॉरी विश्व के पहले देश की। तो जो अपना देश भारत है ये ड्रोन से टिड्डियों को कंट्रोल करने वाला विश्व का पहला देश बना है। ब्रिटेन तो ये क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना, जबकि जो लग्जमबर्ग है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश बना है। नेक्स्ट है, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो इसमें पहले स्थान पर रहा है अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर जापान, और जो अपना देश भारत है ये रहा है चौथे स्थान पर। अब ये है क्या एशिया पावर इंडेक्स? कहने का मतलब है कि एशिया के प्रमुख शक्ति रखने वाले देश, कहने का मतलब है कि किस देश के पास क्या रिसोर्सेज है और एशिया में उनके क्या प्रभाव हैं। अब आप कहेंगे कि अमेरिका ये तो एशिया महाद्वीप में नहीं आता, लेकिन अमेरिका का प्रभाव ये एशिया महाद्वीप में तो है ना, इसलिए इस एशिया पावर इंडेक्स में जो अमेरिका है ये रहा है पहले स्थान पर। आप मैप में देख सकते हैं ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पनामा स्ट्रेट। नॉर्थ अमेरिका में स्थित है ग्रेट लेक्स। कुल 5 लेक्स है जिन्हें कहा जाता है ग्रेट लेक्स। लेक सुपीरियर, लेक ईरी, ह्यूरन, ओंटेरियो और लेक मिशिगन, जिसमें कि जो लेक मिशिगन है ये पूरी तरह से स्थित है यूएसए में। नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो ये है रॉकी। जो एंडीज है ये है साउथ अमेरिका में स्थित। तो दोनों ही आप याद रख सकते हैं। हाल ही में पहली आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस सौर पुरस्कार किस क्षेत्र में और कितने क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं? तो आईएसए ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस भी करेंगे। तो ये जो पुरस्कार है ये पहली बार प्रदान किए गए हैं
और कितने क्षेत्रों में? कुल 3 क्षेत्रों में। ये क्षेत्र हैं विश्वेश्वरैया पुरस्कार, कल्पना चावला पुरस्कार और दिवाकर पुरस्कार, यानी कि उपरोक्त सभी ही। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें विश्वेश्वरैया पुरस्कार की, ये क्यों दिया जाता है? तो ये जो अवार्ड है ये अधिकतम सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले देशों को दिया जाता है। और इस बार जो ये अवार्ड मिला है एशिया प्रशांत रीजन के लिए ये अवार्ड जीता है जापान ने, और यूरोप और बाकी एरिया के लिए ये अवार्ड जीता है नीदरलैंड ने। इसके अलावा यदि हम बात करें दूसरे अवार्ड की, कल्पना चावला अवार्ड, तो ये अवार्ड किन्हें दिया जाता है? सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक और इंजीनियर को ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड दिया गया है भारत के ही डॉक्टर भीम सिंह को और यूएई के आयशा को। इसके बाद यदि हम बात करें तीसरी कैटेगरी की, जो कि है दिवाकर पुरस्कार, तो देखिए इस दिवाकर पुरस्कार के अंतर्गत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने वाले संगठन या संस्था को ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार का ये अवार्ड जीता है अर्पण संस्थान, जो कि स्थित है हरियाणा में, और अरुषि सोसाइटी ने, यानी कि इन दोनों ने ही। तो विश्वेश्वरैया पुरस्कार ये कंट्री को दिया जाता है, यानी कि दिया गया है कल्पना चावला पुरस्कार ये वैज्ञानिक और इंजीनियर को, जबकि जो दिवाकर पुरस्कार है ये किसी संस्था या संगठन को दिया गया है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है ISA, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली ऐसी अंतरराष्ट्रीय संधि है भारत की जिसका हेडक्वार्टर स्थित है भारत में ही। भारत में भी कहाँ? गुड़गांव, हरियाणा में। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो जो अपना देश है भारत, ये अगले 2 साल के लिए फिर से ISA का अध्यक्ष बन गया है, जबकि इसका सह अध्यक्ष तो ये बना है फ्रांस। इसी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के क्षेत्र में काम करने के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को यूनाइटेड नेशन के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है? तो देखिए जो बांग्लादेश है ये अपने आज़ादी के 50 साल मनाएगा अगले वर्ष, यानी कि 2021 में, और इसी के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया है। अच्छा, बांग्लादेश के बारे में आप लोगों ने ये जरूर पढ़ा होगा कि 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, इस वॉर के बाद बांग्लादेश ये अलग देश बना था, और इसी के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं, मतलब कि इसकी स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं 2021 में। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं बांग्लादेश की लोकेशन। इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर तो ये है शेख हसीना, जिन्होंने कुछ समय पहले ही बांग्लादेश की कैपिटल ढाका से वीज़ा की शुरुआत की थी। भारत और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रति। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि दुष्कर्म के मामले में जो बांग्लादेश है इसने फांसी की सजा देने का ऐलान भी किया है। नेक्स्ट है 200 IPL मैच खेलने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी ये कौन बने हैं? तो 200 IPL खेलने वाले IPL के इतिहास में पहले खिलाड़ी बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। यदि हम बात करें IPL की तो आप सभी जानते हैं इसका 13वां एडिशन चल रहा है, और IPL की शुरुआत हुई थी 2008 में। IPL की सबसे सफल टीम तो ये है मुंबई इंडियंस, इसके पास कुल 4 खिताब हैं। देखिए जो विराट कोहली है ये IPL में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जबकि IPL में ही सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी ये हैं श्रीलंका के लसिथ मलिंगा। जबकि यदि हम बात करें KL राहुल की तो IPL 2020 मतलब कि इस सीज़न का जो पहला सेंचुरी है ये KL राहुल के द्वारा ही बनाया गया है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय, तो ये बनी है ऐश्वर्या श्रीधर, 23 साल की हैं और मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है हंस जल धारा योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्ल्ड जियोग्राफी का कंटेंट आप लोगों के लिए रेडी किया जा रहा है। 2 या 3 दिन में आप लोगों को इसका पहला पार्ट देखने को मिलेगा। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब